चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं घटना चक्र तथ्यसार 2024। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। 20 अगस्त 2022 को आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही देखते हैं। इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में। तो इसमें संशोधित नीति में है कि राज्य में लघु एवं मध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योगों की वृद्धि हेतु 200 करोड़ रुपए तक के निवेश हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए के पूंजीगत उत्पादन की सीमा के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए के निवेश तक फ्लैट 15% पूंजी उपादान अनुमन्य है। एंकर इकाई के रूप में कार्य करने वाले तथा पूरक इकाइयों को साथ लाने की गारंटी देने वाले निवेशकों तथा फोकस क्षेत्रों के तहत आवेदनकर्ता निवेशकों के लिए अतिरिक्त पूंजी उपादान अनुमन्य है। 200 करोड़ रुपए तक निवेश वाली इकाइयों हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की दर पर 5 वर्ष तक 5% 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति इकाई ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सीमा बढ़ाकर 7 वर्ष अधिकतम 7 करोड़ कर दिया गया है। अब इसे छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सेमीकंडक्टर इकाइयों की आच्छादन को पुनः परिभाषित करते हुए उनके लिए प्रोत्साहन को भी संशोधित नीति के तहत परिभाषित किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अनुमोदित किया गया। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष है। जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति है ना, ये जो है 5 वर्ष के लिए है। 3 नवंबर 2022 को ये जो है लागू किया गया, अनुमोदित किया गया, 5 वर्ष के लिए मान्य है। नई नीति के तहत 3 पारस्परिक अलग अलग विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करके निवेश को 4 प्रमुख श्रेणियों बृहद 50 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 200 करोड़ रुपए से कम, मेगा 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक किंतु 500 करोड़ रुपए से कम, मेगा 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक किंतु 500 करोड़ रुपए से कम, सुपर मेगा 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक किंतु 3000 करोड़ रुपए से कम होगा। अल्ट्रा मेगा 3000 करोड़ रुपए या उससे अधिक में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों में निवेशक को निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी की 3 अलग अलग विकल्प प्रदान किए जाएंगे, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर, नेट SGST की प्रतिपूर्ति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टॉपअप सब्सिडी शामिल है। इनमें से किसी एक विकल्प को निवेशक द्वारा योजना के प्रारंभ में ही चुना जा सकेगा। इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक पार्कों में उपलब्ध अवस्थापन सुविधा, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सहित विभिन्न संसाधनों के माध्यम से उन्नयन किया जाएगा तथा साथ ही निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। निवेश क्षेत्र के आधार पर 45 करोड़ रुपए की सीमा के तहत बुंदेलखंड पूर्वांचल में 20 करोड़ या उससे अधिक निजी औद्योगिक पार्कों, मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को 25% पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। प्रदेश में कहीं भी 100 एकड़ से अधिक पार्कों के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया। जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस नीति संशोधन के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना लक्ष्य को 3 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया। स्टार्टअप्स को 15,000 रुपये मासिक के स्थान पर 17,500 रुपये मासिक भरण पोषण भत्ता 1 वर्ष की अवधि तक प्रदान किया जाएगा। सीड कैपिटल व विपणन सहायता की धनराशि को भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा 5 लाख रुपए प्रोटोटाइप अनुदान की गई व्यवस्था की गई है। संशोधन के तहत व्यवहारिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, ग्रामीण प्रभाव स्टार्टअप, सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप, नवीकरण ऊर्जा स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन स्टार्टअप, व्यवसायीकरण इत्यादि की परिभाषाओं को नीति के अंतर्गत परिभाषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन की मंजूरी प्रदान की। ये डाटा सेंटर में संशोधित नीति के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता की कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। व्यवहारिक आवश्यकता की दृष्टिगत नीति के अंतर्गत एज डाटा सेंटर तथा स्पेशल पर्पज व्हीकल को परिभाषित किया गया है। इस डाटा सेंटर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु डाटा सेंटर्स की स्थापना की जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने डाटा सेंटर नीति के तहत 2 नए डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की। सिंगापुर की कंपनी STP 1130 करोड़ रुपए के निवेश से 56 मेगावाट का डाटा सेंटर पार्क तथा KBR कंपनी निजी सिम्फोनोलॉजी के शहर साझेदारी में 2,692 करोड़ रुपए के निवेश से 120 मेगावाट के डाटा सेंटर पार्क की स्थापना करेगी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति गतिशील 2022 मंजूरी प्रदान की। यह नीति उत्तर प्रदेश सतत स्वच्छ गतिशीलता साधन एवं अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु लक्षित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने में देश की अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों में इस नीति के तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सृजित होगा। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें निर्माता, उपभोक्ता एवं बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता शामिल हैं। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान खरीदने एवं पंजीकृत श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश निर्मित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV की खरीद एवं पंजीकरण पर रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 100% छूट चौथे एवं 5वें वर्ष भी जारी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत पहले 2 लाख दोपहिया, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रावधान है। इसके तहत प्रति दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15%, जो अधिकतम 5,000 रुपये अधिक हो सकता है, सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
प्रति तिपहिया वाहन की खरीद पर अधिकतम 12,000 रुपये, प्रति चौपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद पर 1,00,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में पहले 2000 चार्जिंग सुविधा विकसित करने वाले प्रदाताओं को प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रथम 5 मेगा ईवी परियोजनाओं तथा 5 मेगा बैटरी परियोजनाओं को उनके अर्ह स्थिर पूंजी निवेश के 20% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 500 करोड़ रुपए होगी। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य निवेशकों में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश का लक्ष्य है। और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 1.25 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न FPO, सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को नई दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादन बनाने वाली डेयरी इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और क्षमता विस्तार। मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25% व बढ़ोतरी का प्रस्ताव इस नीति के अंतर्गत है। पशु आहार निर्माण कर पहली बार 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान करेगी। दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर विभिन्न मदों में 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान और 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए तक ब्याज अनुदान प्रदान करने का निर्णय किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, 5 वर्षों के लिए मान्य होगा। इसमें हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, सतत विकास पर जोर दिया गया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसके तहत निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मध्यांचल क्षेत्र में स्थापित होने वाले वस्त्र एवं परिधान इकाइयों को 5% और पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली इकाइयों को 10%। पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए की प्रति यूनिट है। स्टाम्प शुल्क की 100% छूट बैंक गारंटी FDR पर प्रदत्त होगी। टेक्सटाइल डिज़ाइन एवं फैशन ब्रांडिंग मार्केटिंग में स्नातक उत्तीर्ण छात्र डिज़ाइन स्टूडियो के लिए 75% अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति उद्यमी अनुदान प्रदान करने के पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए निवेश प्राप्त होगा। नई नीति पूर्व की नीतियों की कमियों को दूर कर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावना को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। नई नीति की अवधि 5 वर्ष तक होगी। इस अवधि के दौरान स्थापित होने वाले जैव ऊर्जा परियोजनाओं, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकॉल, बायोइथेनॉल तथा बायोडीजल को भारत सरकार की नीति योजना के अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022
27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु इकाई हेतु कम से 25% और 20% एवं 15% होगी। ये सब छोड़िए, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भौगोलिक संकेतक पेटेंट आदि की प्राप्ति हेतु लागत की 75%, 10 लाख की वित्तीय, ये सब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। ये 2021 से 30 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 अनावरण किया। इस नीति में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक व्यवसायिक परिवर्तन की संचार रणनीति को विकसित किया जाएगा। इस नीति में राज्य में कुल प्रजनन दर TFR वर्ष 2026 तक 2.1 और वर्ष 2030 तक 1.9 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर को वर्ष 2026 तक 32 और वर्ष 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 32। हाँ, शिशु मृत्यु दर में ना, अच्छा ये जो कुल प्रजनन दर है 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 पर लाना है। और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 32 और वर्ष 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव और अस्पताल में नवजात की देखभाल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नई नीति के अंतर्गत 0 से 27 दिन आयु की नवजात मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 22 और वर्ष 2030 तक 12 पर लाने का लक्ष्य है। नई नीति के अंतर्गत 0 से 27 दिन आयु की नवजात मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 22 और वर्ष 2030 तक 12 पर लाने के लक्ष्य है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य है। नई नीति में औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2026 तक 64.3 बढ़ाकर 66 वर्ष और 2030 तक 69 वर्ष करने का लक्ष्य है। इस नीति में कुपोषण रोकने के भी कई अहम उपाय किए गए हैं। इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण की दर को वर्ष 2026 तक 16.4% और 2030 तक 11.4% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर को वर्ष 2026 तक 16.4% और वर्ष 2030 तक 11.4% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश के 5 वर्ष से कम आयु के 38.5% बच्चों का वजन कम पाया गया है, जिससे वर्ष 2026 तक 24.5% करने और वर्ष 2030 तक 14.5% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में मातृत्व मृत्यु दर विशेष रूप से फोकस किया गया है। वर्तमान में प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर 197 है, जिससे वर्ष 2026 तक 150 और वर्ष 2030 तक 58 पर लाने का लक्ष्य है। इस नीति के तहत संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2026 तक 80% और वर्ष 2030 तक 90% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 तक 80% और वर्ष 2030 तक 90% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में संस्थागत प्रसव दर 67.8% है। आधुनिक गर्भ निरोधक अपनाने की दर जो वर्तमान में 31.7%
2015-16 के अनुसार है, उससे वर्ष 2026 तक बढ़ाकर 45% और वर्ष 2030 तक 52% तक लाने का लक्ष्य है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या उनके जिनके 2 हैं या उससे कम बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात संबंधी कुल मिला के बढ़ावा देना है निर्यात को। इसके साथ निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के निर्याती सामर्थ्य ये सब क्या करेंगे, वैश्विक बाजार उपलब्ध अवसर प्रदान करेंगे। सब देख लीजिए शॉर्ट में। क्रियान्वयन की रणनीति बनाएंगे, कैसे करना है। एकल खिड़की बनाएंगे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास को प्रोत्साहन देंगे। भौगोलिक संकेतक GI पंजीयन प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा और निर्यात की प्रबल संभावना वाले जनपदों के उत्पाद एवं सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। B2B एक्सचेंज की स्थापना, जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही इसमें सेवा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने विशेष प्रावधान जाना। उत्तर प्रदेश में निर्यातकों के लिए विश्लेषणात्मक डाटाबेस का निर्माण, जिला निर्यात बंधु की बैठक का प्रत्येक 3 महीने में आयोजन आदि रणनीतियाँ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2024-25 के फोकस क्षेत्र में हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन, दरियाँ, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, कास्ट उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, इन सब में बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिला के 2020 से 25 तक के लिए इन सब पे बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश 2020 से 25 में कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक के हिसाब से। जिलेवार विकास संकेतक 2021। उत्तर प्रदेश आर्थिक संभाग ये सब हैं। जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश का ये अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रकाशन है जो वर्ष 1978 से प्रकाशित किया जा रहा है। मार्च 2022 में जारी वर्ष 2021 प्रकाशक इस श्रृंखला का 44वां अंक है। इस प्रकाशन में प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न आंकड़ों का संकेतक प्रस्तुत किया गया है जो प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड तथा पूर्वी का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज आर्थिक के क्षेत्रों में प्रदेश की अंतर क्षेत्रीय विषमताओं के अध्ययन हेतु इस प्रकाशन में जिलेवार संकेतक के साथ आर्थिक क्षेत्रवार संकेतक भी दिए गए जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए उत्तर प्रदेश आर्थिक संभाग एवं उनमें शामिल, देखिए पश्चिम संभाग जो है ना इसमें 30 ज़िले हैं, केंद्रीय संभाग में 10 ज़िले हैं, बुंदेलखंड संभाग में 7 ज़िले हैं और पूर्वी संभाग पूर्वांचल में 28 ज़िले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे पूछ देता है कि पश्चिमी संभाग में कितने ज़िले हैं 30, केंद्रीय संभाग में कितने ज़िले हैं 10, बुंदेलखंडी संभाग में 7 और पूर्वी संभाग में 28 है। तो ऐसे याद करिए, पश्चिम में 30 है, पूर्व में 28 है, मध्य में 10 है, बुंदेल में 27 है। ऐसे याद करिए। और ये याद रखिए केंद्रीय संभाग को मध्यांचल भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये।
पश्चिमी संभाग पश्चिमांचल 30 ज़िले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, मथुरा, एटा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बुंदेलखंड, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कासगंज, हापुड़, संभल एवं शामली हैं। केंद्रीय संभाग मध्यांचल 10 जिले हैं। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर। केंद्रीय संभाग मध्यांचल 10 जिले हैं। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर। बुंदेलखंड संभाग 7 जिले हैं। अच्छा, ये केंद्रीय संभाग में ना, केंद्रीय संभाग में लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, ये सब केंद्रीय संभाग मध्यांचल में आते हैं 10 जिले हैं। बुंदेलखंड 7 जिले बहुत पूछता है कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले हैं। उसमें महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है, बादा है, जालौन है, झांसी, ललितपुर। झांसी तो मैं गया हूँ, वो बिल्कुल बहुत इसमें थोड़ा पहाड़ी इलाका भी पड़ जाता है। ये बुंदेलखंड है तो मैक्सिमम चीज़ें पहाड़ी इलाका में आ जाता है इसका। तो पूर्वी संभाग पूर्वांचल 28 ज़िले हैं। तो बुंदेलखंड एक बार और देख लीजिए, इसमें जो आते हैं 7 ज़िले, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बादा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बहुत पूछता है ये। पूर्वी संभाग के 28 ज़िले अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, बलरामपुर, गोंडा, चंदौली, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, ये सब आते हैं। अब विकास स्तर के अनुसार संकेतवार संभागों की स्थिति। उत्तर प्रदेश समग्र में जो है, तो ये कुल जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे पूर्वी है। पूर्वी संभाग जो है ना, कुल जनसंख्या मामले में पहले स्थान पे हैं। अब देखिए, पूर्वी में कितने 28 ज़िले हैं, लेकिन और पश्चिमी में 30 ज़िले हैं, लेकिन जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? पूर्वी का। तो पहले स्थान पे पूर्वी है, दूसरे स्थान पे पश्चिमी है जनसंख्या के मामले में, तीसरे स्थान पे केंद्रीय, चौथे स्थान पे बुंदेलखंडी। और भौगोलिक क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा है, ये 2,40,928 वर्ग किमी है यूपी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के मामले में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और जनसंख्या के मामले में भी, और दूसरे स्थान पे पश्चिमी संभाग भी है। कुल मिला के सेम स्थिति, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सेम है। जनसंख्या का घनत्व 829 है। तो जनसंख्या भी वही है, जैसे जनसंख्या वैसे जनसंख्या घनत्व भी है सेम। पहला पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिमी, तीसरा केंद्रीय और चौथा बुंदेलखंड। जनसंख्या 10 की वृद्धि में पहले स्थान पे पश्चिमी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंसा देगा। जनसंख्या 10 की वृद्धि 2011 20.2 है। तो पहले जनसंख्या 10 की वृद्धि सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में हुई, पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे पूर्वी है, तीसरे पे केंद्रीय, चौथे पे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड लगभग हर मामले में पीछे है, कुछ क्षेत्रों में आगे होगा भी, आगे देखिए। नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 2011 ये 22.3 है। पहले स्थान पे ये नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत जो है, पहले स्थान पे पश्चिमी है, और दूसरे स्थान पर केंद्रीय है, तीसरे स्थान पे बुंदेलखंड और चौथे स्थान पे पूर्वी है जनसंख्या के मामले में। और एससी की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कहाँ है? एससी की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रीय भाग में है। केंद्रीय भाग में 10 जिले आते हैं।
और दूसरे स्थान पे बुंदेलखंड है, तीसरे स्थान पूर्वी स्थान, चौथे स्थान पे पश्चिमी। लिंगानुपात के मामले में 2011 के मामले में 912 में पहला पूर्वी स्थान। लिंगानुपात 2011 में पहले स्थान पे पूर्वी क्षेत्र है और तीसरे स्थान पे पश्चिमी, दूसरे स्थान पे केंद्रीय भाग है। लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक लिंगानुपात पूर्वी का है और दूसरे स्थान पे मध्यांचल है। तो लिंगानुपात के मामले में पहले स्थान पे पूर्वी है, दूसरे स्थान पे केंद्रीय है जिसमें 10 जिले आते हैं और तीसरे स्थान पे पश्चिमी है जिसमें 30 जिले आते हैं और बुंदेलखंड भी है चौथे स्थान पे जिसमें 7 जिले आते हैं, पूर्वी में 28 जिले आते हैं। साक्षरता प्रतिशत जो है पहले स्थान पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता है। जनसंख्या, घनत्व, क्षेत्रफल और साक्षरता भी पहले स्थान पे पूर्वी है, दूसरे स्थान पे केंद्रीय है, तीसरे स्थान पे पश्चिमी है, चौथे स्थान पे बुंदेलखंडी है। पश्चिम में व्यापार व्यापार पे ज़्यादा जोर देते हैं। ये साक्षरता पुरुष के मामले में पहले स्थान पे बुंदेलखंड और दूसरे स्थान पे पूर्वी, तीसरे स्थान पे पश्चिमी, चौथे स्थान पे केंद्रीय। साक्षरता प्रतिशत महिला पूर्वी चौथे स्थान पे है, साक्षरता स्थान पे चौथे स्थान पे पूर्वी है और दूसरे स्थान पे पश्चिमी है, पहले स्थान पे केंद्रीय है और बुंदेलखंड एक तीसरे स्थान पर है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल से प्रतिशत 2018-19 पूर्वी चौथे है, पूर्वी शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल से प्रतिशत 2018-19 में पहले स्थान पे पश्चिमी है, दूसरे स्थान पे केंद्रीय है, तीसरे स्थान पे बुंदेलखंडी है और चौथे स्थान पे पूर्वी है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत पहले स्थान पे पश्चिमी है, दूसरे स्थान पे केंद्रीय है, तीसरे स्थान पे बुंदेलखंडी, चौथे स्थान पे पूर्वी है। फसल सघनता 2018-19 में फसल सघनता 2018-19 में पहले स्थान पे पूर्वी का है, दूसरे स्थान पे पश्चिमी का है, तीसरे स्थान पे केंद्रीय का है, चौथा बुंदेलखंडी का है। फसल सघनता पहले स्थान पे पूर्वी है, दूसरे स्थान पर पश्चिमी है, तीसरे स्थान पे पश्चिम केंद्रीय है, चौथे स्थान पे बुंदेलखंडी है। ओके, देख लेते हैं इसे भी। प्रति व्यक्ति जो औसत खाद्यान्न उत्पादन है ना, सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड करता है। तो शॉकिंग वाला बात, प्रति व्यक्ति औसत खाद्यान्न उत्पादन बुंदेलखंड प्रति व्यक्ति की बात है ना। और दूसरे स्थान पे पश्चिमी, तीसरे स्थान पे मध्य और चौथे स्थान पे पूर्वी। प्रति हेक्टेयर कुल उर्वरक खपत जो है सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में है, वहाँ पे खेती ज़्यादा करते हैं। दूसरे स्थान पे मध्य है, तीसरे स्थान पे पूर्वांचल है और चौथे स्थान पे बुंदेलखंडी है। प्रति हेक्टेयर कुल उर्वरक खपत NPK। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 2018-19। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत जो है, सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 1 पहला स्थान है। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र से पहला स्थान जो है पश्चिमी का है, दूसरा स्थान मध्य का है, तीसरा स्थान पूर्वी का है, चौथे स्थान पे बुंदेलखंड है। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत।
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत जो है पहले स्थान पे पश्चिम है, दूसरे स्थान पे मध्य है और तीसरे स्थान पे पूर्वांचल है, चौथे पे बुंदेलखंड है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में प्रतिशत। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग सर्वाधिक पश्चिम क्षेत्र में और दूसरे स्थान पे पश्चिम मध्य में। बाकी पहला देखते हैं। और सकल जिला घरेलू उत्पाद 2020-21 स्थायी मूल्य पे सकल जिला घरेलू उत्पाद पहले स्थान पे पश्चिमी, दूसरे स्थान पे पूर्वांचल, बस 2 चीज़। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत पहले स्थान पे शाहजहाँपुर, दूसरा शामली, तीसरा हाथरस। और निम्न जिला है सोनभद्र पहले स्थान पे, दूसरे पे गौतम बुद्ध नगर, तीसरे पे मिर्ज़ापुर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत है पहले स्थान पे शाहजहाँपुर, दूसरे स्थान पे शामली, तीसरे पे हाथरस। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 2018-19। हापुड़ पहले स्थान पे हापुड़, दूसरे पे मेरठ, तीसरे पे शामली। अंतिम 3 जिला जो है सोनभद्र, महोबा, श्रावस्ती। जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र प्रतिशत है ना, पहले स्थान पे शाहजहाँपुर, दूसरे पे शामली, तीसरे पे हाथरस। और निम्नतम जो है सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए गए क्षेत्र में पहले स्थान पे हापुड़, दूसरे पे मेरठ, तीसरे पे शामली सकल सिंचित क्षेत्र का। और निम्नतम जो है सोनभद्र, महोबा, श्रावस्ती। और मुख्य कामगार कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जो है कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज है। मुख्य कामगारों में कृषि कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज। ये कुल मुख्य कामगारों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 2011 कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज है। और अंतिम स्थान है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ है। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का सकल बोए गए प्रतिशत 2018-19 मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, अमेठी, चंदौली, महोबा। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन एटा, शाहजहाँपुर, ललितपुर। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन जो है एटा, शाहजहाँपुर, ललितपुर। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक जो है एटा, शाहजहाँपुर, ललितपुर। और पहले स्थान पे निम्नतम जो है गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है पहले स्थान पे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ। अंतिम जो है बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर। स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतराल जो है महाराजगंज में सबसे ज़्यादा अंतर है, फिर भदोही में, फिर बुलंदशहर में। और न्यूनतम अंतर जो है कानपुर, लखनऊ, औरैया में न्यूनतम अंतर है। तो ये फिर देखिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत शाहजहाँपुर, शामली, हाथरस। जो पहले नंबर पे हैं, जो अग्रणी 3 हैं उन्हीं को देखेंगे। सकल सिंचित क्षेत्र का सकल बोए क्षेत्र में प्रतिशत हापुड़, मेरठ, शामली। कुल मुख्य कामगार कृषि क्षेत्र में कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत सकल बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। प्रति खाद्यान्न उत्पादन है एटा, शाहजहाँपुर, ललितपुर। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ। और स्त्री पुरुष साक्षरता अंतर महाराजगंज, भदोही और बुलंदशहर।